वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोसेस शेड्यूलिंग। देखिए स्टूडेंट, समझिएगा कि प्रोसेस शेड्यूलिंग होती क्या है। प्रोसेस शेड्यूलिंग से मतलब है कि शेड्यूलिंग बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंडामेंटल फंक्शन है, जिसमें होता क्या है कि जितने कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं जो प्रोसेसेस को यूज करने हैं, उनको यूज करने से पहले शेड्यूल कर दिया जाए। ठीक है, मतलब एक तरीके से सेट ऑफ पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करता है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में या किन्हीं भी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में। तो ये तो बात रही कि प्रोसेस शेड्यूलिंग होती क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो हम कौन सा क्राइटेरिया वहां सेट करके चलेंगे। तो उसके लिए हमारे पास आते हैं शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप किसी एल्गोरिथम को मेजर करें तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपके पास क्या आता है, वो आता है सीपीयू यूटिलाइजेशन। किसी भी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई तो प्रोसेसर कितनी देर बिजी रहा और कितनी देर खाली रहा, इसी का एवरेज प्रोसेस यूटिलाइजेशन है। दैट इज प्रोसेसर बिजी टाइम अपॉन प्रोसेसर बिजी टाइम प्लस आप क्या कर देंगे, प्रोसेसर आइडल टाइम। यहीं से आप बात समझिएगा, हमें पता चल जाएगा कि कितनी देर हमारा सीपीयू मतलब यूटिलाइज हुआ है। और ध्यान रखिएगा सीपीयू यूटिलाइजेशन जो होता है वो मैक्सिमम आपका, और थ्रूपुट की भी मैं बात करूंगी, मैक्सिमम कितनी होती है, 1 हो सकती है। ठीक है, वही थ्रूपुट आती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके बेस पे हम जज करते हैं थ्रूपुट कितनी प्रोसेस कंप्लीट हुई कितने टाइम यूनिट में, ये थ्रूपुट है। और सबसे बेस्ट यही है क्योंकि मिनिमम टाइम में हम लोग चाहते हैं मैक्सिमम प्रोसेस कंप्लीट होकर के आए। तो ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड डिवाइड किससे कर दे, टाइम यूनिट से। चलिए स्टूडेंट, थर्ड क्राइटेरिया टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम आपको कहता है कि टाइम ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड, प्रोसेस कब कंप्लीट हुई माइनस प्रोसेस आपने कब सबमिट की थी। दैट इज उसके प्रोसेस सबमिशन और प्रोसेस कंप्लीशन के बीच का जो टाइम है, दैट टाइम इज नोन एज व्हाट, टर्न अराउंड टाइम। बहुत ही अच्छा रिलेशन है टर्न अराउंड टाइम और रेस्पॉन्स टाइम। देखा जाए तो दोनों एक ही बात है। अगर मैंने रेस्पॉन्स टाइम की बात कर ली तो समझ लीजिए मैंने टर्न अराउंड टाइम की बात कर ली, क्योंकि रेस्पॉन्स टाइम भी क्या कहता है कि फर्स्ट रेस्पॉन्स आपको कब मिला और रिक्वेस्ट सबमिशन कब हुआ, उस टाइम को हम रेस्पॉन्स टाइम कह रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब आपने रेस्पॉन्स को सबमिट किया, रिक्वेस्ट को सबमिट किया, और जब आपको फर्स्ट रेस्पॉन्स किया मिला, उन दोनों का डिफरेंस आपका रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। एंड अब वेटिंग टाइम की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या कहता है, टर्न अराउंड टाइम। स्टूडेंट्स, टर्न अराउंड टाइम में से प्रोसेसिंग टाइम को अगर आप लोग माइनस कर दें तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका रेस्पॉन्स टाइम। ओके, अब अगर ये आपका रेस्पॉन्स टाइम है तो ये 5 क्राइटेरियाज जिनके बेस्ड हम किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को जज करते हैं, जिनके बेस्ड हमें पता चलता है कि कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेस्ट है। पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ने पड़ेंगे, पहले जानना पड़ेगा कि कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैसे कैलकुलेशन करता है, कैसे काम करता है। और लास्ट में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर न्यूमेरिकल और उसके थ्रू पता करेंगे कि कौन सा शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, सॉरी, कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एक्चुअली बेस्ट एल्गोरिथम होता है। तो स्टूडेंट्स पहले तो पढ़ ही लेते हैं कि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे होते कितने टाइप के हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारा होता है नॉन प्रीएम्प्टिव एंड सेकंड इज प्रीएम्प्टिव। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड सेकंड वन इज प्रीएम्प्टिव। देखिए नॉन प्रीएम्प्टिव से क्या मतलब है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, किसी से प्रोसेसर को छीनना नहीं है, है ना। और प्रीएम्प्टिव लेकिन क्या कहता है कि अगर एक प्रोसेस के पास प्रोसेसर है तो आप क्या कर सकते हैं, उससे प्रोसेसर को अकॉर्डिंगली छीन भी सकते हैं। देखिए नॉन प्रीएम्प्टिव में 2 एल्गोरिथम आपके आते हैं, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व। जो प्रोसेस पहले आई है ना, पहले उसी को सर्व करो। वो छोटी है, वो बड़ी है, उसका प्रोसेसिंग टाइम छोटा है, उसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत लार्ज है, डजेंट मैटर, जिस ऑर्डर में आई है
उसी ऑर्डर में उनको एग्जीक्यूट कर दूं। दूसरा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये कहता है कि जितनी भी जॉब्स आई हैं उनमें से सबसे पहले शॉर्टेस्ट जॉब को एग्जीक्यूट करो और बाकी जॉब्स को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करो। ठीक है। लेकिन राउंड रोबिन प्रीएम्प्टिव, दैट इज एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को आप हटा करके, कॉन्टेक्स्ट स्विच करके आप किसी दूसरी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को लोड कर सकते हैं प्रोसेसर में। तो इस क्राइटेरिया में राउंड रोबिन, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट और प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग हमारी आती है। अब हमें क्या करना है कि धीरे धीरे इन सभी शेड्यूलिंग टेक्निक्स को पढ़ते जाना है वन बाय वन, और फिर हम जज करते हैं कि कौन सी शेड्यूलिंग टेक्निक हमारी बेस्ट होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसको स्टडी कर लेते हैं। हम लोग स्टडी कर लेते हैं अपना फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व को। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करते हैं पहला एल्गोरिथम, और जो हमारा क्या है, नॉन प्रिएम्प्टिव फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। स्टूडेंट समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, एक न्यूमेरिकल, पहली बात ये समझ लेते हैं कि चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करता है। देखिए सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो जॉब्स को उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है जिस ऑर्डर में वो रिसीव हुई होती है। तब इसी के बेस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको टर्न अराउंड टाइम, कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम, waiting time, average turnaround time, average waiting time, throughput and processor utilization कैलकुलेट करना है। और वो भी किसके लिए कैलकुलेट करना है, ये गिवन सेट ऑफ प्रोसेसेस के लिए हमको इसे कैलकुलेट करके चलना है। देखिए आपको प्रोसेस की आईडी गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है, प्रोसेसिंग टाइम गिवन है, तीनों चीजें गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गैंट चार्ट बना लेते हैं, और गैंट चार्ट से हम समझते हैं कि गैंट चार्ट बनाते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले गैंट चार्ट हम लोग बना रहे हैं प्रोसेसेस को शेड्यूल करने के लिए। समझिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ देख लेते हैं, चलिए स्पेस यहाँ मैनेज कर लेते हैं। हाँ यस, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई है, P1 प्रोसेस आई है। अराइवल टाइम क्या है उसका, 0 पे आई है। कितनी देर उसको हमारा प्रोसेसर चाहिए, उसको 3 टाइम यूनिट प्रोसेसर चाहिए। तो बस पहले P1 आई है ना, तो छोड़ दीजिए, P1 को लीजिए, 0 से लेकर के 3 तक का टाइम आप P1 को प्रोवाइड कर दीजिए। एक चीज, दूसरी बात क्या है, दूसरा देखते हैं हम लोग कि इसके बाद कौन सी प्रोसेस आई है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए दूसरी हमारी कौन सी प्रोसेस आई है, P2 आई है, तो P2 को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। चलिए P2 को कितने टाइम यूनिट की जरूरत है, 3 टाइम यूनिट की जरूरत है। तो कहां तक कंप्लीट होगी P2, P2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी 6 तक। ओके चलिए, अब उसके बाद कौन सी प्रोसेस आई है, P3 आई है, और कितना टाइम यूनिट रिक्वायर्ड है उसको, बस 1 टाइम यूनिट रिक्वायर्ड है, तो ये लीजिए P3। और अगर P3 को 1 टाइम यूनिट रिक्वायर्ड है तो कितने तक कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई आपकी 7 तक। अब बात करते हैं किसकी, P4 की। आई 5 पे है, नेक्स्ट यही आई है, और कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 4 टाइम यूनिट रिक्वायर्ड है। तो चलिए हम P4 को दे देते हैं, और P4 कितने तक कंप्लीट होगी आपकी, जो कि 4 टाइम यूनिट रिक्वायर्ड है, 11 तक कंप्लीट होगी। देन हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट आई है P5, जिसको बस 2 टाइम यूनिट की जरूरत है, और ये कितने तक कंप्लीट हो गई आपकी, 13 तक कंप्लीट हो गई। तो अब आप ये समझिएगा कि ये आपका गैंट चार्ट बन करके तैयार है। एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ लास्ट में कितना आया है, 13। आप प्रोसेसिंग टाइम भी कैलकुलेट कर दीजिए, 3 + 3 6 + 1 7 + 4 11 + 2 13, सेम है। इसका मतलब आपका गैंट चार्ट बिल्कुल परफेक्ट बना है, कहीं कोई मिस्टेक उसमें नहीं है। यदि होती तो हमारा प्रोसेसिंग टाइम और ये टाइम मैच ना होते। अब अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, है ना, सॉरी टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। और उन चीजों से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना एवरेज सारे टाइमिंग। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग के दो चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अपना एवरेज, या सॉरी एवरेज नहीं, टर्न अराउंड टाइम। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं। देखिए क्या, प्रोसेस कंप्लीटेड माइनस प्रोसेस सबमिटेड।
टर्न अराउंड टाइम दैट इज TAT आपका कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस प्रोसेस सबमिशन टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम देखिए P1 कब कंप्लीट होती है आपकी, ध्यान दीजिएगा P1 आपकी यहाँ 3 पर कंप्लीट हो रही है। P1 अगर आपकी 3 पे कंप्लीट हो रही है, यहाँ देखिएगा 3 पे कंप्लीट हो रही है P1 आपका प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस प्रोसेस सबमिशन टाइम, ये सबमिशन कितने पे हुई थी, अराइवल इसका कितने पे हुआ था, 0 पे अराइवल हुआ था। तो क्या कर दे 3 माइनस 0 दैट इज इसका टर्न अराउंड टाइम कितना गया, 3 गया। इसी तरीके से P2 की बात करते हैं। P2 कब कंप्लीट हो रही है, P2 कंप्लीट हो रही है 6 पे, और आई कितने पे थी, ये आई थी आपकी 2 पे। तो कितना टर्न अराउंड टाइम आपका इसका हुआ, इसका टर्न अराउंड टाइम हुआ आपका 4। देन P3 कितने पे कंप्लीट होती है आपकी, P3 आपकी कंप्लीट हो रही है 7 पे। तो और आई कितने पे थी ये, P3 आपकी आई थी 3 पे। तो कितना टाइम लग रहा है इसको टर्न अराउंड टाइम, इसको भी अगेन 4 टर्न अराउंड टाइम लग रहा है। इसी तरीके से आप सभी प्रोसेसेस के टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर। यस, तो अब हमारे पास क्या आया, हमने सभी टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लिए, प्रोसेस कंप्लीशन टाइम माइनस हमने क्या किया प्रोसेस का सबमिशन टाइम। अब सारे टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, वेटिंग टाइम की, मतलब हमारी प्रोसेस ने वेट कितनी देर किया प्रोसेसर मिलने के लिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम में से, इस टाइम में से हम लोगों को प्रोसेसिंग टाइम माइनस कर देना होता है। तो पहली प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कितना 3, प्रोसेसिंग टाइम भी कितना है देख लीजिए 3। तो इसने तो वेट ही नहीं किया, इसको तो आते ही प्रोसेसर मिल गया, यानी कि एवरेज वेटिंग, इसका वेटिंग टाइम कितना चला गया 0। नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर लेते हैं P2 की, टर्न अराउंड टाइम कितना है 4, प्रोसेसिंग के लिए कितना रिक्वायर्ड है 3। तो कितनी देर वेट करी उसने आपके प्रोसेसर में, उसने आपके प्रोसेसर में सिर्फ 1 टाइम यूनिट वेट करी। नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस, P3 प्रोसेस, कितना टर्न अराउंड टाइम 4, और प्रोसेसिंग टाइम कितना रिक्वायर्ड है इसको, प्रोसेसिंग टाइम इसको सिर्फ 1 टाइम यूनिट रिक्वायर्ड है। तो इसने आपके प्रोसेसर में कितनी देर वेट करी, 3 टाइम यूनिट वेट करी। अकॉर्डिंगली हम सभी प्रोसेसेस का कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो इसी तरीके से हमने सभी प्रोसेसेस का कैलकुलेट कर लिया। यहाँ थोड़ा स्पेस कम बचा है, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा यहाँ पर। ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने पूछा है कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम। हम दोनों कैलकुलेट कर चुके। अब वो हमसे क्या चाहता है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। देखिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए टोटल टाइम अराउंड सभी प्रोसेसेस के टर्न अराउंड टाइम को प्लस करके नंबर ऑफ प्रोसेसेस से आप लोग डिवाइड कर देंगे। तो कितना बैठेगा आपका टर्न अराउंड टाइम, अगर टोटल की आप लोग बात कर ले। देखिए सभी को ऐड कर दीजिए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर आपको कैलकुलेट करना है TAT, तो आपको क्या कर देना है, सभी प्रोसेसेस के टर्न अराउंड टाइम को आप कर ले ऐड, है ना। लाइक कितना है, पहली का 3 प्लस क्या 4 प्लस क्या नेक्स्ट 4 और प्लस क्या नेक्स्ट। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर दिया। सेम तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम, जितने भी वेटिंग टाइम हम लोगों को गिवन है उसको प्लस करके किससे डिवाइड कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, दैट इज कितने से 5 से। तो हमें उससे क्या कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट से एवरेज वेटिंग टाइम। बस सभी को हमें, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्या कर देना है, प्लस कर देना है। चलिए स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर दिया। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को, प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। प्रोसेसर हमारा यूटिलाइज कितना हुआ है, कितने परसेंट हमने प्रोसेसर को यूटिलाइज किया है। तो इसके लिए आपको पता है, मैंने अभी पीछे आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि प्रोसेसर बिजी टाइम अपॉन प्रोसेसर बिजी टाइम प्लस प्रोसेसर आइडल टाइम। तो हमारे केस में तो क्या रहा है, हमारा प्रोसेसर तो पूरे टाइम बिजी रहा है। अब आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या कैलकुलेट कर देना है, प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन कैलकुलेट कर देना है ना। और प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन देखिए 13 टाइम यूनिट टोटल है ना। और 13 टाइम यूनिट अगर टोटल है
तो 13 टाइम यूनिट से ही उसको डिवाइड करना है भैया। ये प्रोसेसर बिजी टाइम अपॉन प्रोसेसर आइडल टाइम, सॉरी प्रोसेसर बिजी टाइम प्लस आइडल टाइम। अब पूरे सिस्टम पे प्रोसेसर फ्री तो बैठा ही नहीं है, तो कितना आया, 1 आया। 1 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कहूंगी, 1 का मतलब मैक्सिमम, दैट इज 100% यूटिलाइजेशन आपके सीपीयू का हुआ है। लेकिन थ्रूपुट की हम लोग बात कर देते हैं। थ्रूपुट देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी थी, 5। कंप्लीट होने में कितना टाइम यूनिट गया हमारा, 13 गया। तो प्रोसेसर का टोटल यूटिलाइजेशन 0.38, सॉरी थ्रूपुट कितनी गई है आपकी, 0.38 गई। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम को किया, और फर्स्ट एल्गोरिथम को करने के बाद हमने सारी कैलकुलेशंस करी, और हमने शेड्यूलिंग के बेसिक्स को भी कवर किया। स्टूडेंट, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम जितने भी हमारे अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, लाइक राउंड रोबिन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, उन सबको कवर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।